नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, कुर्सी की पेटी अच्छी तरह बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले चंद दिनों में दुनिया के सिर पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। एक ऐसा संकट जिससे निकलने का फिलहाल दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं होगा। ये संकट, ये आफत इसलिए आने वाली है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वे जल्दी ही ईरान पर ऐसा भयंकर हमला करेंगे कि ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा। और अमेरिका के इस हमले के चलते पूरी दुनिया के सामने जो ऊर्जा संकट पैदा होगा, उससे निकलने के लिए, उससे निजात पाने के लिए आज की तारीख में दुनिया के पास कोई उपाय नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले अमेरिका और दुनिया के नाम अपने संबोधन में जो कुछ कहा है, उससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। अपने करीब 19 मिनट लंबे उद्बोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को लेकर कई बातें कही हैं। इसमें सबसे अहम यह है कि उन्हें लगा था कि ईरान को शिकस्त देने में मुश्किल से 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन अब तक ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं। इसी वजह से अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर जबरदस्त अटैक करने वाला है और इस अटैक के बाद ईरान की हालत पाषाण युग में जीने वालों जैसी हो जाएगी। यानी आज से हजारों लाखों वर्ष पहले मनुष्य जिस तरह प्रस्तर युग में रहता था, चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाता था, पेड़ों की छाल लपेटकर कच्चा भुना मांस खाता था, ईरान के लोग ठीक उस युग में पहुंच जाएंगे। ट्रंप ने अपने भाषण में और जो कुछ कहा है उसका सिलसिलेवार विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रंप की इस धमकी को सुन लीजिए जिसमें वे ईरान को पाषाण युग में यानी पत्थर युग में ले जाने की बात कर रहे हैं। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Age. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें ऐसा लगा था जब लड़ाई शुरू की थी, तब ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो अमेरिका को और उन्हें ऐसा लगा था कि ईरान 3-4 दिनों के अंदर घुटनों पर आ जाएगा। यद्यपि ईरान की तमाम लीडरशिप अमेरिका के हमलों में मारी जा चुकी है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं। IRGC का कंट्रोल और कमांड सिस्टम भी लगातार तबाह हो रहा है। आइए सुनिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप। I said, you have 2 old broken down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh, I'll have to ask my team. I said, you're the prime minister. You don't have. No. I have to ask my team, President. My team has to meet. We're meeting next week. Oh, next week? But the war already started. Next week. It's not good. The war's going to be over in 3 days. My prediction, it turns out. By the way, do we have the greatest military ever? ईरान के खिलाफ अमेरिका की इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप कितनी बड़ी लड़ाई मान रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। ट्रंप ने अपने उद्बोधन में पिछले कई दशक में हुए युद्धों, महायुद्धों का जिक्र करते हुए उनकी अवधि बताई, उनके नतीजे बताए और उसके बाद दावा किया कि उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक को पराजित करने के कगार पर ला दिया है। ट्रंप ने बताया कि जो पहला विश्व युद्ध था वो 1 साल 7 महीने 5 दिन चला था। दूसरा वर्ल्ड वॉर 3 साल 8 महीने और 25 दिन। कोरियन वॉर 3 साल 1 महीने 2 दिन चला। वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने और 29 दिन चला। इराक युद्ध 8 साल 8 महीने 28 दिन तक चला। और हमने इस मिलिट्री ऑपरेशन में, जो कि इतना पावरफुल और शानदार रहा है, सबसे पावरफुल देशों में से एक के खिलाफ 32 दिनों में ही सफलता हासिल कर ली है और पूरे के पूरे देश को खत्म कर दिया है। असल में अब कोई खतरा नहीं है। ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई के बाद जिस सबसे अहम मुद्दे पर
डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है वो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। उसे खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और उनके संगी साथियों ने सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान का कब्जा अब तक हॉर्मुज पर बना हुआ है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम विफलताओं को एक तरह से स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि हमें तेल की जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास बहुतेरा तेल है। जिसे तेल की जरूरत हो, दुनिया के जिन देशों को तेल चाहिए हो, वे अपना अपना काम संभालें, जो उचित लगे वो करो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि यूरोप या बाकी की दुनिया के देश हॉर्मुज से निकलने वाले तेल को लेने के लिए जो ठीक समझें वो करें। अमेरिका को अब इसकी जरूरत नहीं है। एक तरह से हॉर्मुज के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। आइए सुनिए हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible, they are getting so much more money than they thought. That's from the great, big, beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like never before. It will top the levels that it was a month ago. असल में डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर जो कुछ कहा है वो उनकी खीज और हताशा बता रहा है, क्योंकि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने नाटो से लेकर यूरोप के तमाम देशों से अपील की थी, लेकिन ज्यादातर देशों ने इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया अब वे अपना अपना काम देख लें। उनकी तेल की आपूर्ति कैसे होगी ये अब अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। इस बयान में एक दिलचस्प बात और कही है ट्रंप ने। ट्रंप जिस तरह के बयान पिछले 32-33 दिनों में दे रहे हैं, हर दूसरे दिन अपने कहे से पलट जाते हैं, ऐसी ही एक बात आज उन्होंने देश और दुनिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर इस युद्ध को लेकर कोई समझौता होता है तो उसका श्रेय उन्हें मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका दोष, इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा जेडी वेंस के सिर पर हो। ट्रंप ने आज अपने भाषण में अमेरिका के लोगों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया है। ट्रंप ने कहा है कि उनके पास, सरकार के पास मेडिकेयर, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर के लिए पैसा नहीं है, जबकि यही डोनाल्ड ट्रंप अरबों डॉलर ईरान के खिलाफ लड़ाई में खर्च कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ओबामा केयर के नाम से शुरू की गई मेडिकल केयर की स्कीम को डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है। इसको लेकर अमेरिका में लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं। नो किंग्स आंदोलन चलाने वालों की मांगों में ओबामा केयर को शुरू करने की मांग भी शामिल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐन युद्ध के चलते समय अमेरिका के आम जनों को, आम जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। Because the United States can't take care of daycare. That has to be up to a state.
We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it too. They should pay. They have to raise their taxes, but they should pay for it. And we could lower our taxes a little bit to them to make up. But it's not possible for us to take care of daycare, Medicaid, Medicare, all these individual things. They can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. डोनाल्ड ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच ईरान की तरफ से एक अलग तरह की पहल की गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। अपनी इस चिट्ठी में मसूद पेजेश्कियन ने जो कुछ लिखा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने लिखा है, अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान अमेरिकी लोगों, यूरोपियों या पड़ोसी देशों के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखता। ईरान को खतरा बताना ऐतिहासिक सच्चाई और वर्तमान तथ्यों से मेल नहीं खाता। यह राजनीतिक और आर्थिक हितों से प्रेरित निर्मित दुश्मन की छवि है। यानी एक तरह से अमेरिका ने ईरान की जो छवि है उसे शत्रु राष्ट्र के रूप में, दुश्मन के रूप में उकेरा है, जबकि ईरान किसी का दुश्मन नहीं। इसके बाद अपनी चिट्ठी में पेजेश्कियन ने अमेरिका के लोगों से पूछा है कि इस युद्ध से अमेरिका के किन हितों की रक्षा हो रही है। अमेरिका फर्स्ट नीति आज अमेरिकी सरकार की वास्तविक प्राथमिकता है या नहीं? क्या मासूम बच्चों की हत्या, कैंसर उपचार वाली दवा फैक्ट्रियों का विनाश या पत्थर के युग में वापस ले जाने जैसी धमकियां अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ करती हैं? संवाद की जरूरत बताने के साथ साथ ईरान का इजराइल पर हमला जारी है। पिछले 24 घंटे में ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की 89वीं वेव लॉन्च कर दी है। इसमें दावा किया गया है कि 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं जो सटीक तरीके से निशाने पर पहुंचे हैं। ईरान के दावे के मुताबिक 100 से ज्यादा भारी मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म और करीब 200 रॉकेट दागे गए हैं, जिनके निशाने पर इलात, तेल अवीव और बनी ब्राक जैसे शहर शामिल थे। जवाबी हमले इजराइल की तरफ से भी जारी हैं। तेहरान पर और ईरान के कई दूसरे ठिकानों पर इजराइल की तरफ से भी मिसाइलें दागा जाना जारी है। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस ताज़ा धमकी से इतना साफ हो गया है कि ये जंग बहुत जल्द रुकने वाली नहीं है। जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि आने वाले दिन दुनिया के लिए भारी होने वाले हैं। बड़ी तबाही, बड़ा संकट, बड़ी आफत एकदम सामने आन खड़ी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही ईरान पर अगले 2-3 हफ्ते में बड़े हमले करेंगे, वैसे ही दुनिया ऊर्जा के ऐतिहासिक संकट का सामना करेगी। अकेले ईरान पर हमला होने से मिडिल ईस्ट से लेकर, खाड़ी देशों से लेकर यूरोप, एशिया और यहाँ तक कि दुनिया के बाकी हिस्सों में ऊर्जा का गंभीर संकट आ सकता है। इसलिए कमर की पेटी बांध लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कि वे इस लड़ाई को किस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, और उधर ईरान किसी भी सूरत में घुटने टेकने को तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।